आज के इस सेशन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम चर्चा कर रहे हैं 12वीं कॉमर्स और उसमें जो आपकी अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी की दो बुक्स चलती हैं, जिसमें प्रथम बुक है आपकी पार्टनरशिप। उसका जो पहला चैप्टर है वो हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से समझ रहे हैं। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको प्रत्येक जो सेशन है उनका फ़ायदा मिल रहा है। लगातार वो अपने अध्ययन को जारी रख पा रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले हमें जो सिलेबस है वो 100% पूरा करना होता है, यानी पूरा सिलेबस है वो हमें पूरा करना होता है और उसके बाद हमें रिवीजन भी करना होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्टनरशिप की जो बुक्स है उसका पहला चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया है और लगातार जितने भी जो क्लासेज है वो हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें आपका कोई डाउट हो वो भी क्लियर किया जा रहा है। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि आपको बाकी जो अदर वीडियो है उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमने पार्टनरशिप के नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे भी जाके वो तमाम वीडियो जो हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड अपलोड किए हैं उनको आप देख सकते हैं और आप अपनी तैयारियों को ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। पिछले जो सेशन था उसमें हमने पार्टनरशिप की कुछ विशेषताएं थी उन पे चर्चा की थी, किस तरीके से जो लाभ हानि का विभाजन है, किस तरीके से खातों को मेंटेन रखा जाता है, उस पर भी हमने चर्चा की थी। साथ में हमने एक महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ी थी कि साझेदारी संलेख क्या होता है, उस पर भी हमने चर्चा की थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें साझेदारी विलेख है ना, उसका अभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साझेदारी संलेख का अगर अभाव रहता है तो कुछ कंडीशन अप्लाई होती है जिसमें हमने कल चर्चा की थी। क्या? क्योंकि साझेदारी संलेख होता है उसमें तो वो सारी चीज़ लिखी हुई होती है कि एक पार्टनरशिप है वो किस प्रकार गतिविधियों का संचालन करेगी, लेकिन जहाँ पे साझेदारी विलेख का अभाव होता है तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन है वो अप्लाई होंगी। तो उसके लिए मैंने पहले बताया था कि लाभ विभाजन अनुपात है वो बराबर बराबर होगा। कब? जब साझेदारी विलेख है या तो मूक है या अभाव है, तो ऐसी कंडीशन में लाभ विभाजन अनुपात है वो बराबर बराबर बांटा जाएगा। ये ध्यान रखना है। क्या होगा? लाभ हानि अनुपात है वो बराबर बराबर बांटा जाएगा। क्लियर है? किसी भी साझेदार को वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा। दो कंडीशन हो गई, यानी प्रत्येक साझेदार है वो लाभ विभाजन अनुपात है किस में बांटेंगे? बराबर बराबर बांटेंगे। किसी भी साझेदार को वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा। थर्ड कंडीशन थी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो साझेदार पूंजी लेके आता है उस पे ब्याज नहीं दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसी साझेदार ने फर्म से कोई राशि आहरित कर रखी है तो उससे किसी प्रकार का ब्याज है वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दे रखा है तो 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। ये कुछ कंडीशन है कब लागू होंगी? जब साझेदारी विलेख का अभाव होता। तो इस चीज़ को आपको अपने ये मान लीजिए गांठ बांध लेनी है ना, कि साझेदारी विलेख का अभाव होता है तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी होती है। कई बार परीक्षा में आपने देखा होगा पेपर में इतना ही लिख दिया जाता है कि यहाँ पर साझेदारी विलेख का अभाव है और अपन क्या करते हैं, अनुपात ढूंढते कि अनुपात कहाँ है। लेकिन जब साझेदारी विलेख का अभाव हो गया तो वहाँ पर अनुपात है वो बराबर बराबर आपका काम में आएगा। ठीक है? क्लियर है? तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। बढ़े आगे, अब स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। एक बार पुनः मैंने आपको मेमोराइज करवा दिया है पिछली क्लास को। अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि पार्टनरशिप में और कौन कौन सी चीज़ है, क्योंकि ये चैप्टर है वो आपका कितना नंबर का? 7 अंक का है। कितने अंक का है? 7 अंक का है, इसलिए आप कोई भी पॉइंट है वो स्किप नहीं कर सकते। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें दे रखा है कि साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, है ना। ये मेंटेनेंस किस तरीके से है हमने चर्चा भी की थी कि साझेदारों और फर्म से संबंधित जितने भी लेन देन है
उनको पूंजी खातों के माध्यम से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। यानी जो आपका कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उसके अनुसार उसको लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत है कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लेके आता है, कोई अतिरिक्त धनराशि लेके आता है तो उसकी एंट्री होगी। पूंजी की निकासी यानी कोई विड्रॉल करता है तो उसकी होगी। उसका लाभ में भाग क्या होगा, वो होगा। पूंजी पर ब्याज की एंट्री होगी, आहरण पर ब्याज की एंट्री होगी। साझेदारों का वेतन, बोनस, कमीशन, ये सारे के सारे हैं उसमें शामिल किए जाएंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां हैं वो आपको की जानी है। इसके लिए मैंने बता दिया था, जो आपका पहला चैप्टर है उसमें आपके 3 अकाउंट मुख्य रूप से बनते हैं। एक तो P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट, P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दूसरा बनता है इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पिछली क्लास में भी अपनी इस पे चर्चा हुई थी, कैपिटल या पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। और तीसरी इसमें बनती है आपकी बैलेंस शीट। ये 3 खाते इसमें मुख्य रूप से आपको बनाने हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना कि इस चैप्टर में 3 खाते बनेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। क्यों? क्योंकि पार्टनर कैपिटल और करंट तो आपके 2 नंबर चैप्टर है, 3 नंबर चैप्टर उसमें भी बनेंगे, बैलेंस शीट है वो उसमें भी बनेगी, लेकिन जो P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो पहले चैप्टर में ही बनेगा। तो यहाँ से अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है तो हो सकता है कि आपको P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो परीक्षा में पूछ लिया जाए। इसके अलावा पूंजी पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का समायोजन वो किस में किया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किया जाता है, जिसका अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस किया जाता है, उनको लिखा जाता है, उनको दर्ज किया जाता है, ठीक है। अब देखो आगे इसमें 2 विधियां दे रखी है ना। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि पूंजी खाते की कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं। एक है आपकी स्थिर विधि जिसे फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं, और दूसरी आपकी अस्थिर विधि यानी जो परिवर्तनशील होती है, चेंजेबल होती है, वेरिएबल होती है, वो आपकी अस्थिर विधि होती है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो आपकी स्थिर विधि है उसमें आपके 2 खाते बनते हैं। एक तो कौन सा, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये 2 इसमें बनते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। कौन सी विधि से, जब आपकी स्थिर विधि काम में आती है। और अस्थिर विधि में आपका एक ही खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपके सामने इनमें से क्वेश्चन वो मिल सकता है कि भाई स्थिर विधि में कितने खाते होते हैं, तो स्थिर विधि में 2 खाते होते हैं। अस्थिर या परिवर्तनशील विधि होती है उसमें 1 खाता होता है। और अगर खाते का नाम पूछे तो स्थिर विधि में एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, एक पार्टनर करंट अकाउंट बनता है, जबकि अस्थिर विधि में एकमात्र खाता है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। जो भी विद्यार्थी हमारी इस क्लास को देखते हैं वो थोड़े बहुत कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि हमें पता चले कि हमारे द्वारा जो क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है वो किसी न किसी विद्यार्थी के तो फायदे में आ रही है, उसके लिए लाभदायक हो रही है। क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, जिसका बेनिफिट है वो आपको ही मिलना होता है, तो इसलिए इतना काम आपको जरूर करना होता है, ठीक है। बढ़े आगे। आगे देखो और पार्टनरशिप में क्या दे रखी है, ये स्थिर पूंजी विधि के बारे में बता रखा है। तो ज़्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना जो मेन टारगेट होता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। क्योंकि 7 मार्क्स का ये चैप्टर है तो इसमें लगभग 4 नंबर तो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल ज्ञान है,
बाकी 3 है वो थ्योरेटिकल चीज़ पूछी जा सकती है, वो भी प्रैक्टिकल रिलेटेड ही होगी। तो इसके अंदर है ना, आपको क्या करना है, स्थिर विधि से आपको खाते बनाने हैं, जिसमें स्थिर विधि में जो आपका पहला खाता बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश को विड्रॉल किया गया है या अतिरिक्त पूंजी लाई गई है, 4 ही चीजों की एंट्री इसमें की जानी है। अभी हम फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। और जो पार्टनर करंट बनेगा, पार्टनर करंट अकाउंट बनेगा, उसमें पार्टनर करंट का ओपनिंग बैलेंस आएगा, पार्टनर करंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इसके अलावा पार्टनर्स बोनस सैलरी कमीशन आएगा, इसके अलावा P&L इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट है तो वो आएगा, लॉस है तो वो आएगा। इन सब का बंटवारा करने के बाद जो भी चीज़ आएगी P&L इन्वेस्टमेंट में, उसका बंटवारा फिर उस साझेदार में किया जाएगा, जो जितने साझेदार हैं उनके मध्य बांटा जाएगा, है ना। तो ये सारी की सारी इसमें दिया। अब इसका है हमेशा जमा शेष रहता है ना, जो आपका स्थिर विधि में पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, इसका हमेशा जमा शेष होता है, जबकि इसका नाम और जमा शेष दोनों हो सकते हैं। पार्टनर करंट में नाम शेष भी हो सकता है, यानी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपके लिए बन सकता है। ठीक है, क्लियर है सारा का सारा। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। इसमें यही चीज बता रखी है, तो इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आराम से वीडियो को देखते हुए आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको पूछ सकते हो, लेकिन नॉर्मली चीज़ यही बता रखी है, और आगे हम फॉर्मेट में देख लेंगे। ठीक है, अब देखो ये रहा इसका फॉर्मेट, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। स्थिर विधि होती है ना, उसके अंतर्गत पूंजी खाता और चालू खाता है वो खोला जाता है, वो बनाया जाता है। अब देखो, जब पूंजी खाता का ये रहा आपके सामने फॉर्मेट, मैंने आपको अभी बताया था कि पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट होता है कौन सी विधि से, स्थिर विधि से, उसमें आपको क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 4 मद आपको लिखनी है। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो वो लिखेंगे, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस BD। अगर क्लोजिंग है तो टू बैलेंस CD लास्ट में बचेगा। इसके अलावा कोई साझेदार नगद राशि लेके आता है ना, अतिरिक्त पूंजी के रूप में नगद राशि लेके आता है, तो वो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या DR टू रिलेटिव पार्टनर जो भी होगा। और अगर कोई निकालता है तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू बैंक। तो ये फॉर्मेट है, आप इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसके आधार पर ही आपको प्रविष्टियां करनी है और खाते बनाने। ठीक है, ये समझ गए। अब इसका मैंने अभी बताया था, इसका यही शेष रहेगा हमेशा, यानी इसका जमा शेष ही रहता है, यानी क्रेडिट शेष ही रहता है। दूसरा जो अकाउंट बनता है वो बनता है आपका पार्टनर करंट अकाउंट। अब पार्टनर करंट का अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ओपनिंग प्लस में है तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस BD, और अगर माइनस में है तो टू बैलेंस BD आ जाएगा। यानी इसका ओपनिंग मैंने अभी बताया जमा और नाम दोनों हो सकता है, इसका सिर्फ जमा ही होगा। तो अगर ओपनिंग जमा है यानी प्लस में है, क्रेडिट है, तो बाई साइड में आ जाएगा, माइनस में है, डेबिट है, तो टू बैलेंस BD आ जाएगा। इसके अलावा और क्या आएगा, कोई पार्टनर सैलरी है तो वो आ जाएगी बाई सैलरी, है ना। अगर कोई पूंजी पर ब्याज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, कोई कमीशन है तो बाई कमीशन आ जाएगा, जो P&L इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है तो बाई P&L इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बाई बैलेंस CD आ जाएगा। इधर अगर किसी ने आहरण किया है तो टू ड्रॉइंग आ जाएगा, अगर आहरण पे ब्याज है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा,
अगर P&L इन्वेस्टमेंट में हानि हुई है तो P&L इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो टू बैलेंस शीट ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस फॉर्मेट को आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मेट है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहले चैप्टर में भी ये काम में आएगा, दूसरे चैप्टर में भी काम में आएगा, तीसरे चैप्टर में भी काम में आएगा, चौथे चैप्टर में भी काम में आएगा। यानी हर चैप्टर में आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो काम में लेना है। इस वजह से इसको पहले से ही हमें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और अगर आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लिया तो 12वीं के साथ अगर आप CA फाउंडेशन यानी CPT की एग्जाम भी देना चाहते हैं तो उसका फायदा भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि बेस है अगर मजबूत हो जाएगा, जो आपके फंडामेंटल्स जो रूल्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप CPT की एग्जाम है वो पहले चांस में ही क्लियर कर पाओगे, है ना। तो ये चीजें आपको स्टार्ट से ही अच्छे तरीके से लर्न कर लेनी है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखते हैं इन फॉर्मेट के आधार पर, क्योंकि ये था अपना स्थिर विधि के आधार पर। स्थिर विधि में दो खाते बनते हैं, पार्टनर कैपिटल और करंट। लेकिन जब अस्थिर की बात आती है तो किस तरीके से आपको समायोजन करना है उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। सबने नोट कर लिया होगा। सबने अच्छी तरीके से नोट किया होगा। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली क्लास है ये। अगर एक चीज आपने देखी होगी, इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना कि आपकी 11वीं और 12वीं की बुक्स है वो हिंदी में है, लेकिन आपको ट्राई ये करनी है कि आपको पढ़ना मीडियम हिंदी रखना है, लेकिन जो एंट्रियां वगैरह है, जो खाते वगैरह तैयार करने हैं वो आपको इंग्लिश में ही करने हैं। उसका बेनिफिट आगे आपको मिलेगा जब आप बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, CA CPT की एग्जाम दोगे, जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम दोगे, स्कूल लेक्चरर की, कॉलेज लेक्चरर की, तो वहाँ पे उसका फायदा आपको मिलेगा। इसलिए आपको साथ में इंग्लिश को रेगुलर रखना है और उसी के अनुसार है वो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी। ठीक है, आगे अस्थिर विधि। अस्थिर विधि में इसके अंतर्गत एक ही खाता तैयार किया जाता है ना। अस्थिर विधि के अंतर्गत केवल एक खाता है, अर्थात पूंजी खाता ही प्रत्येक साझेदार के लिए तैयार किया जाता है। और इसमें जितने भी समायोजन है, जैसे लाभ हानि का भाग है, पूंजी पर ब्याज है, साझेदार का वेतन कमीशन है ना, ये सभी है वो सीधे ही उसमें लिखे जाते हैं। और जिसके कारण पूंजी खाते का शेष समय समय पर अस्थिर यानी घटता और बढ़ता रहता है। यानी उसमें कई बार खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और कई बार खर्चे कम होते हैं, तो इस कारण ये अस्थिर होता है। इसीलिए इसको अस्थिर पूंजी विधि भी कहा जाता है ना। परीक्षा में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको कौन सी विधि से करना है सवाल, तो हमेशा अस्थिर विधि से ही करना। देखो, किसी भी निर्देश के अभाव में पूंजी खाते को इस विधि के द्वारा ही तैयार किया जाना है। परीक्षा में आपको ये कहा जाए कि आपको स्थिर विधि काम में लेनी है, तब आपको पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट तैयार करना है। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जाता है तो आपको अस्थिर विधि यानी डायरेक्टली आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो तैयार करना है। और 100% ये संभावना रहती है कि सवाल वो आपको अस्थिर विधि से ही करना है ना, जब तक कुछ विशेष नहीं कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये बात आपको अपने दिमाग में फिट करके रखनी है, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूजन में हो जाते हो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछा, गुरुजी ने 2 अकाउंट बताए थे, पार्टनर कैपिटल भी बताया था और पार्टनर करंट भी बताया था। अब क्या करें? हो सकता है पार्टनर करंट का बैलेंस आपको नहीं मिले। अब आप सोचने लग जाओ कि भाई पार्टनर करंट का बैलेंस भी नहीं है और बाकी जो समायोजन है वो भी नहीं है, अब क्या करें? तो उस ऐसी कंडीशन में जब स्पष्ट निर्देश नहीं होते हैं तो वहाँ पर आपको अस्थिर विधि का प्रयोग करना है। इट्स क्लियर। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में सेट करनी है। ठीक है, अब देखेंगे अपन अस्थिर विधि
का जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। इस पूंजी खाते को घट बढ़ अस्थिर पूंजी के अंतर्गत तैयार करने हेतु आपका जो फॉर्मेट है वो निम्न प्रकार है। ये थोड़ा सा ये पार्टनर करंट नहीं होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। पार्टनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या होगा? ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। अब इसमें आपके सामने, क्योंकि इसमें पार्टनर कैपिटल और करंट का मिक्स रूप है, इसलिए इसका प्लस में भी हो सकता है, क्योंकि घट बढ़ लिख रखा है ना, और माइनस में भी हो सकता है। तो अगर प्लस में है तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और माइनस में तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब कोई साझेदार पैसे लेके आता है तो बाई बैंक हो जाएगा। किसी साझेदार को सैलरी का भुगतान किया जाता है तो बाई सैलरी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज चुकाया जाता है तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। कमीशन चुकाया जाता है तो बाई कमीशन हो जाएगा। और P&L इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट होता है तो बाई P&L इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और इधर टू साइड यानी डेबिट साइड में कोई साझेदार पैसे निकालता है तो टू बैंक हो जाएगा, आहरण करता है तो टू ड्रॉइंग हो जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी आहरण पर ब्याज है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा। P&L इन्वेस्टमेंट यानी P&L इन्वेस्टमेंट में हानि हुई है तो टू P&L इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो टू बैलेंस CD हो जाएगा, और डेबिट साइड ज़्यादा है तो बाई बैलेंस CD हो जाएगा। ठीक है, ये बनता है आपका पार्टनर। कौन सा पार्टनर? पार्टनर बड़ा हो गया, क्लियर है? अब तो दिख रहा है सबको, अब तो दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। अब क्लियर है? क्लियर है ना? तो आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है कौन सी विधि से? अस्थिर विधि से, जिसमें ये फॉर्मेट है वो आपको काम में लेना है। लास्ट में दोनों अमाउंट है नीचे वाली, उसका बराबर टोटल निकालना है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इसके आधार पर ही आपके सारे के सारे जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वो किए जाने। ये क्लियर होंगे तब जाके आपके सारे क्वेश्चन है वो सही हो पाएंगे, और आगे के जो चैप्टर है वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके है? बताओ, देखिए जल्दी से। तो ठीक है, आज के इस सेशन में हमने दो विधियों के बारे में चर्चा की है, और दोनों विधियों के फॉर्मेट भी हमने देखे हैं, अच्छे तरीके से समझे हैं। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ आपको समझ में आई है। साथ में आप अपने साथ एक रजिस्टर रख सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ आप नोट भी कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो तुरंत आप उसकी रीडिंग लगा के एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हो और बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।